हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम लोग, जहां आज हम लेकर आए हैं यूपी पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन के कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग सी के सभी चैप्टर्स को मिला के टॉप 50 सेलेक्टेड क्वेश्चंस लेके आए हैं हम लोग, वो भी ऑब्जेक्टिव प्लस थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस, ताकि आप लोग थ्योरी पढ़ेंगे तो आपका ऑब्जेक्टिव भी आसानी से क्लियर हो पाएगा। और इसकी पीडीएफ भी हम डिस्क्रिप्शन में देने वाले हैं फ्रेंड्स। इसके पहले हम लोगों ने टॉप 50 क्वेश्चंस का एक और वीडियो बनाया है, वो भी ऑफिस ऑटोमेशन टूल्स के सब्जेक्ट पर, जिसमें हमने 51 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। और यहाँ आज हम लोग करने वाले हैं 54 क्वेश्चंस, और उसके अलावा जो मैं बेसिक बताऊँगा वो अलग। ये हमारा टॉप 50 क्वेश्चंस का सेकेंड वीडियो है, और इसके बाद भी हम थर्ड वीडियो लाएंगे, और वो भी मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन सब्जेक्ट पर। और इस वीडियो में मैं जितने भी क्वेश्चन सेलेक्ट किया हूँ वो विद्या क्वेश्चन बैंक और सार्थक की बुक से सेलेक्ट किया है मैंने, ताकि क्योंकि सार्थक की बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, उसमें से ही बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने सार्थक की बुक और विद्या क्वेश्चन बैंक से ही क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं आप लोगों के लिए। तो अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी कोई भी वीडियोज़ आए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मदद हो सके और हमारा मनोबल भी बढ़ सके, और हम इसी तरह आगे भी और सारे वीडियोज़ और सारे सेमेस्टर तक हम पढ़ा सकें। तो फ्रेंड्स, वीडियो में अपना प्यार और सपोर्ट बना के रखिए, और जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ वो सारी क्वेश्चंस की आप लोग एक शॉर्ट नोट बना लीजिए, क्योंकि इसमें थ्योरी बेस्ड भी क्वेश्चंस हैं। और जो नोट्स आप लोग बनाएंगे वो आपको पेपर टाइम में रिवीजन करने के लिए बहुत ही मस्त होगी, तो आप लोग बना लीजिए, आप लोग के बहुत ही फ़ायदा होगा उससे। ओके डियर स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। तो स्क्रीन पे हमारे क्वेश्चंस आ चुके हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा, मेन किस प्रकार का फंक्शन होता है। ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए यूज़र डिफाइन, ऑप्शन बी लाइब्रेरी, ऑप्शन सी ए व बी दोनों, एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूज़र डिफाइन। जो हमारा मेन फंक्शन होता है वो यूज़र डिफाइन होता है, मीन्स यूज़र द्वारा बनाया और यूज किया जाता है। और इसी के साथ मैं बता दूं, फंक्शंस 2 टाइप के होते हैं, एक प्री डिफाइन और एक यूज़र डिफाइन। जो प्री डिफाइन होता है वो पहले से ही डिफाइन होता है, हमें दिया होता है और हम उसका यूज़ करते हैं, और जो यूज़र डिफाइन होता है उसको यूज़र बना के तब यूज़ करता है। तो ध्यान में रखिएगा, ये फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, बहुत सारे डेटा को ठीक से मैनेज करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए लूप, ऑप्शन बी एरे, ऑप्शन सी ए व बी दोनों, एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रेंड्स एरे, क्योंकि बहुत सारे डेटा को ठीक से मैनेज करने के लिए हम लोग एरे का प्रयोग करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रक्रिया में फंक्शन तब तक एग्जीक्यूट होता रहता है जब तक कि किसी कंडीशन द्वारा उसे टर्मिनेट ना कर दिया जाए। ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए रिकर्सिव, ऑप्शन बी एरे, ऑप्शन सी ए व बी दोनों, एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिकर्सिव। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हमारा एक थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, आइए उसको भी देखते हैं क्या है। फंक्शन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो इसमें पूछा गया है कि फंक्शन क्या होता है, तो हम देखते हैं। किसी समस्या के समाधान के लिए समस्या को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना होता है, और उन सभी हिस्सों को अलग अलग सॉल्व करके अंत में सभी हिस्सों को जोड़ना होता है। किसी समस्या से संबंधित इन विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे हिस्सों को ही फंक्शन कहा जाता है। जो हमारा छोटा छोटा फंक्शंस होते हैं फ्रेंड, हिस्से होते हैं, उन्हीं को ही फंक्शंस कहा जाता है। ये फंक्शन किसी एक काम को पूरी तरह से पूरा करते हैं और केवल एक ही काम को पूरा करते हैं, यानी हर फंक्शन अपने आप में केवल एक ही काम परिपूर्ण तरीके से पूरा कर सकता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद हम लोग और दूसरे क्वेश्चंस पे चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, फंक्शन कितने प्रकार के होते हैं। ये थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने रखा है इनको सेलेक्ट करके। इसमें आंसर है इसका, फंक्शन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शन एंड यूज़र डिफाइंड फंक्शन। फ्रेंड्स, अभी मैंने ये बता चुका हूँ, फिर भी आप लोग देख लीजिए, इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरे क्या होता है। इसका आंसर है, सी भाषा में एरे ऐसा वेरिएबल होता है जो एक ही प्रकार के बहुत सारे डेटा को मेमोरी में स्टोर करके रख सकता है। फ्रेंड्स, इसका मतलब है कि जो हमारी सी लैंग्वेज है उसमें
एरे एक ऐसा वेरिएबल होता है जो एक ही प्रकार के बहुत सारे डेटा को मेमोरी में स्टोर करके रख सकता है, इसके लिए एरे का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा थर्ड जो क्वेश्चन है वह है यूज़र डिफाइंड फंक्शन से आप क्या समझते हैं। तो अभी इसको भी मैं बता चुका हूँ कि जिन फंक्शंस को एक प्रोग्रामर स्वयं क्रिएट करके यूज़ करता है उस फंक्शन को यूज़र डिफाइंड फंक्शन कहते हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है बिल्ड इन फंक्शन से आप क्या समझते हो। जो बिल्ड इन फंक्शन होता है फ्रेंड्स वो हमारा प्री डिफाइंड फंक्शन होता है, इसको मैंने अभी पहले डिस्कस कर चुका हूँ मैं। तो इसको बिल्ड इन फंक्शन भी बोलते हैं। तो इसको देखते हैं। जो फंक्शन हमें डायरेक्टली यूज़ करने के लिए पहले से ही प्राप्त होते हैं उन्हें प्री डिफाइंड या बिल्ड इन फंक्शन कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको नोट्स ज़रूर बनाइएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ। तो इसके आगे भी देखते हैं, पेपर टाइम में आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा अगर आप नोट्स बनाएंगे तो। इसके आगे है फंक्शंस के मुख्य लाभ लिखिए। फंक्शंस के लाभ हम लोग देखेंगे। पहला लाभ है हमारा एक डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम को छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में बांटकर फंक्शन द्वारा सॉल्व करने से प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आसानी होती है। दूसरा लाभ है हमारा एडवांटेज सीक्वेंस में लिखे प्रोग्राम से अधिक फंक्शन का यूज़ होकर बने प्रोग्राम कम एरर वाले होते हैं, मतलब इसमें एरर कम होता है और एक्यूरेसी ज़्यादा होती है फ्रेंड्स, तो इसलिए हम लोग फंक्शन का यूज़ करते हैं। इसके बाद भी क्वेश्चंस है, हम लोग उनको भी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। नेक्स्ट हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं फॉर लूप में कितने एक्सप्रेशंस होते हैं। तो जो हमारा फॉर लूप होता है फ्रेंड्स उसमें हमारे 3 एक्सप्रेशंस होते हैं। तीनों एक्सप्रेशंस को हम लोग एक्स वाई जेड या ABC कुछ भी मान सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा व्हाइल लूप में कितने एक्सप्रेशंस होते हैं। ऑप्शन है हमारे 1, ऑप्शन B 2, ऑप्शन C 3 एंड ऑप्शन D 4। तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर B 2। व्हाइल लूप में फ्रेंड्स व्हाइल लूप में 2 एक्सप्रेशंस होते हैं, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, तो इसको याद रखिएगा। इसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन है यदि अनेक शर्त दी जाएं तो इसके लिए सी लैंग्वेज में किसका प्रयोग किया जाता है, मतलब यदि हमें ढेर सारी कंडीशंस दी हों तो उसके लिए सी लैंग्वेज में हम किसका यूज करेंगे। ऑप्शंस हैं हमारे ऑप्शन A स्विच स्टेटमेंट, ऑप्शन B फॉर स्टेटमेंट, ऑप्शन C A व B दोनों एंड ऑप्शन D इनमें से कोई नहीं। तो जो हम अनेक शर्तें दी हों और सी लैंग्वेज में फिर उसका प्रयोग करने के लिए हम लोग स्विच स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर A स्विच स्टेटमेंट। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रोग्रामिंग भाषा C++ एक अन्य प्रयोगकर्ता द्वारा परिभाषित डेटा प्रकार को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन है हमारे फ्रेंड्स ऑप्शन A क्लास, ऑप्शन B स्ट्रक्चर्स, ऑप्शन C ऑब्जेक्ट एंड ऑप्शन D इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा C++ एक उपयोगकर्ता द्वारा परिभाषित डेटा होता है उसे हम लोग क्लास बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर A क्लास। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वे वेरिएबल्स जिनका प्रयोग प्रोग्राम के समस्त स्टेटमेंट्स में किया जा सकता है क्या कहलाता है। ऑप्शन है हमारे A लोकल वेरिएबल्स, B ग्लोबल वेरिएबल्स, C A व B दोनों एंड D इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर B ग्लोबल वेरिएबल्स। जो हमारे ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं उनको हम समस्त स्टेटमेंट्स में यूज कर सकते हैं किसी भी प्रोग्राम में, तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वे एक्सप्रेशंस जिनके समस्त टाइप परिवर्तन के कार्यान्वयन के परिणाम स्वरूप इंटीग्रल डेटा प्रकार का मान प्राप्त होता है क्या कहलाते हैं। ऑप्शन है हमारे ऑप्शन A कंटेंट एक्सप्रेशंस, ऑप्शन B इंटीग्रल एक्सप्रेशंस, ऑप्शन C A व B दोनों एंड ऑप्शन D इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर A नॉट A ऑप्शन नंबर B इंटीग्रल एक्सप्रेशंस। के बाद फ्रेंड्स हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं निम्न में से किसका आशय संपूर्ण जटिलता के सरलीकरण से है। ऑप्शन है हमारे डेटा एब्स्ट्रैक्शन, B डेटा इनकैप्सुलेशन, C A व B दोनों एंड D इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो जाएगा ऑप्शन नंबर A डेटा एक्सट्रैक्शन। दूसरा क्वेश्चन है हमारा सिन क्या है।
ऑप्शंस हैं क्लास, स्ट्रीम ऑब्जेक्ट, आई स्ट्रीम क्लास ऑब्जेक्ट, ओ स्ट्रीम क्लास ऑब्जेक्ट, इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा सिन है फ्रेंड्स वो हो जाएगा आई स्ट्रीम क्लास ऑब्जेक्ट। ये सिन हमारा प्रोग्रामिंग में यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वे कॉन्स्टेंट्स जिनमें केवल अंकों का ही प्रयोग होता है क्या कहलाते हैं? ऑप्शंस हैं ए वास्तविक कॉन्स्टेंट्स, बी स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट, सी इंटीजर कॉन्स्टेंट एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो जिसमें सिर्फ अंकों का यूज़ होता है फ्रेंड्स वो हमारे इंटीजर कहलाते हैं, क्योंकि इंटीजर का मतलब ही होता है हमारे डिजिट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंटीजर कॉन्स्टेंट्स। इसके बाद नेक्स्ट है, जब हमें किसी प्रोग्राम में वेरिएबल का मान दशमलव के साथ आंकिक संख्याओं के रूप में प्राप्त करना होता है तब किस प्रकार का वेरिएबल प्रयोग किया जाता है? ऑप्शंस हैं डबल, बी कैरेक्टर, सी इंटीजर एंड डी फ्लोट। तो जब हमारे आंकिक संख्याओं के रूप में प्राप्त करने के लिए दशमलव के साथ, तो उसके लिए हम फ्लोट यूज़ करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी फ्लोट। इसके बाद है, जिनमें केवल 0 से 7 तक की आंकिक संख्याएं ही सम्मिलित होती हैं क्या कहलाती हैं? तो फ्रेंड्स हम लोगों ने बाइनरी पढ़ा था, नंबर सिस्टम पढ़ा था, तो उसमें जो हमारे 0 से 7 तक यानी कि 8 डिजिट होते हैं वो हमारा ऑक्टेल कहलाता था। तो यहाँ हो जाएगा ऑक्टेल पूर्ण कॉन्स्टेंट्स, ऑप्शन नंबर बी। के बाद हमारे कुछ थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ये उनको देखते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, पॉइंटर को घोषित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर है, पॉइंटर को घोषित करने के लिए एस्ट्रिक्स, यानी कि जो हमारा छोटा सा स्टार होता है लगा होता है ऊपर, उसको हम लोग एस्ट्रिक्स बोलते हैं। इसका यूज़ किया जाता है पॉइंटर को घोषित करने के लिए। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, पॉइंटर के 2 मुख्य लाभ बताइए। तो पॉइंटर के हमारे 2 लाभ हैं यहाँ। पहला लाभ है, पॉइंटर्स की मदद से आप डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं। और दूसरा है, पॉइंटर्स के साथ लार्ज डेटा को सर्च और सॉर्ट करना बहुत आसान होता है। तो ये रहे हमारे पॉइंटर्स के 2 मुख्य लाभ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको या ध्यान में रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है पेपर में। तीसरा है हमारा, पॉइंटर की मुख्य हानि बताइए। अब हम लोग हानि भी देखेंगे, डिसएडवांटेज। अभी तक हम लोगों ने 2 एडवांटेज देखा था, अब डिसएडवांटेज देखेंगे। तो इसका डिसएडवांटेज है, पॉइंटर्स के कारण मेमोरी में लीक्स क्रिएट हो जाती हैं। तो यही फ्रेंड्स इसका सबसे बड़ा हानि या डिसएडवांटेज है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सी भाषा में पॉइंटर के साथ काम करने के कितने स्टेप होते हैं? तो इसका आंसर है, सी भाषा में पॉइंटर के साथ काम करने के 2 स्टेप होते हैं। पहला है डिक्लेयरिंग ए पॉइंटर और सेकंड है इनिशियलाइजिंग ए पॉइंटर। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, पूछा जा सकता है पेपर में। नेक्स्ट है, R+ मोड से क्या कार्य किया जा सकता है? तो जो हमारी फाइल हैंडलिंग में R+ मोड से फाइल को पढ़ा और लिखा दोनों जा सकता है, और सिर्फ R अकेले से सिर्फ हम लोग सिर्फ रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख नहीं सकते। लेकिन R+ जो मोड होता है उससे हम लोग पढ़ और लिख दोनों सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, किसी भी कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए किस प्रोसेसिंग डायरेक्टिव का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है, किसी भी कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए #define का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स ये जो 1 लाइनर क्वेश्चंस हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, डेटा टाइप कितने प्रकार के होते हैं? ये हर साल पूछा जाता है, तो इस बार भी पूछा जाएगा पेपर में। डेटा टाइप निम्न 4 प्रकार के होते हैं। पहला इंटीजर, दूसरा फ्लोट, तीसरा कैरेक्टर एंड चौथा डबल। यही 4 डेटा टाइप हैं फ्रेंड, इसको ध्यान में रखिएगा। ये पूछा जा सकता है कि कितने डेटा टाइप होते हैं, ये पूछा जा सकता है, या फिर कई और नाम दे दे और पूछ सकता है कि इनमें से कौन डेटा का टाइप है। तो ध्यान में रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, स्टोरेज क्लास का मुख्य कार्य क्या है? इसका आंसर है, एक स्टोरेज क्लास वेरिएबल, फंक्शन स्कोप और लाइफ टाइम डिफाइन करती है। इसके बाद है हमारा,
स्टैटिक स्टोरेज क्लास का कार्य क्या होता है? तो जो हमारा स्टैटिक स्टोरेज क्लास का कार्य होता है वो होता है, स्टैटिक स्टोरेज क्लास का मुख्य कार्य वेरिएबल प्रोग्राम की अंत तक की कंसिस्टेंसी के बारे में पता लगाना होता है। चौथा क्वेश्चन है, सी प्रोग्रामिंग में ऑपरेटर का प्रयोग क्यों होता है? इसका आंसर है, सी प्रोग्रामिंग में वेरिएबल के साथ ऑपरेशन परफॉर्म कराने के लिए अलग अलग ऑपरेटरों का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, एडिशन ऑपरेटर क्या होता है? इसका आंसर है, ये ऑपरेटर दो वेरिएबल्स की वैल्यू को जोड़ते हैं या अरिथमेटिक ऑपरेटर के अंतर्गत प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, सभी को पता है कि जो प्लस का साइन होता है उसका मतलब होता है जोड़ना, माइनस का सब्सट्रैक्शन का होता है मतलब घटाना। तो इसको ये तो सभी को पता होता है, बेसिक्स है, तो इसको ध्यान में रखने की कोई बात ही नहीं, पर ध्यान में रखिएगा क्योंकि पेपर में अलग से भी पूछा जा सकता है, तो कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, कुछ सिंबल दिया है ग्रेटर देन का और इक्वल का, ऑपरेटर क्या होता है? तो इसका आंसर है, ये ऑपरेटर का रिलेशनल ऑपरेटर्स के अंतर्गत प्रयोग किया जाता है। यह ऑपरेटर चेक करता है कि लेफ्ट ऑपरेंड की वैल्यू राइट ऑपरेंड से बड़ी है या उसके समान है। तो फ्रेंड्स, इस जो ये सिंबल दिया है इसको हम लोग इज इक्वल और ग्रेटर देन भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, कंडीशनल ऑपरेटर क्या होता है? तो इसका आंसर है, कंडीशनल ऑपरेटर को टर्नरी ऑपरेटर भी कहा जाता है। यह इफ़ एल्स स्टेटमेंट की शॉर्ट फॉर्म होती है। फ्रेंड्स, स्टेटमेंट पेपर में बहुत बार पूछा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इफ़ एल्स स्टेटमेंट का एक टाइप है कंट्रोल स्टेटमेंट का। कंट्रोल स्टेटमेंट का मैं एक वीडियो नेक्स्ट पार्ट में बनाऊंगा और उसमें स्टेटमेंट के बारे में मैं डिटेल से बताऊंगा। इसके बाद नेक्स्ट है, स्पेशल सी ऑपरेटर्स क्या होते हैं? फ्रेंड्स, इसके आंसर में एक चार्ट दिया हुआ है जो कि फ़ोटो में नहीं आया है, तो हम लोग इस क्वेश्चन को स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं फ्रेंड्स कि हम लोग स्पेशल सी ऑपरेटर्स को छोड़ देंगे, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेके चलेंगे। इसके बाद हमारे थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस हैं, आइए देखते हैं। कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं? इसका आंसर है, कंस्ट्रक्टर एक विशेष प्रकार का सदस्य फंक्शन है जिसका कार्य क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते समय ही प्रारंभिक मान प्रदान करना होता है। नेक्स्ट है, कंस्ट्रक्टर कितने प्रकार के होते हैं? तो कंस्ट्रक्टर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंड सेकंड पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ये फ्रेंड्स टाइप वाले जितने भी क्वेश्चंस होते हैं सभी को ध्यान में रखिए क्योंकि टाइप्स वाले ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसके बाद है हमारा, व्हाइल लूप से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर है, इसमें सबसे पहले कंडीशन टेस्ट होती है, उसके बाद बॉडी ऑफ लूप में दो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती हैं। फ्रेंड्स, अभी मैंने ये क्वेश्चन कराया था कि इसमें कितने एक्सप्रेशन होते हैं, तो इसमें दो एक्सप्रेशन होते हैं, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, या फिर इसमें दो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती हैं, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। इसके बाद है, प्रोग्राम में इफ़ एल्स का प्रयोग कब किया जाता है? इसका आंसर है, प्रोग्राम में किसी शर्त के आधार पर इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूट करने के लिए इफ़ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, प्रोग्राम में स्विच स्टेटमेंट का प्रयोग क्यों किया जाता है? इफ़ एल्स स्टेटमेंट में शर्त के सत्य होने पर इफ़ का तथा असत्य होने पर एल्स का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। यदि अनेक शर्त दी जाए तो इसके लिए स्विच स्टेटमेंट का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, स्टेटमेंट सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो ध्यान में रखिएगा। स्टेटमेंट और लूप ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दोनों को ध्यान में रखिएगा, दोनों की नोट्स बनाइएगा और उसको अच्छे से पढ़िएगा। पेपर में यही सबसे पूछे जाएंगे क्वेश्चंस और कहीं से नहीं। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन, एल्गोरिदम से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर है, किसी प्रोग्राम को बनाने के लिए नियमों का पालन करते हुए प्रोग्राम लॉजिक को क्रमबद्ध तरीके से लिखा जाना एल्गोरिदम कहलाता है।
और फिर इसके बाद नेक्स्ट है फ्लो चार्ट से आप क्या समझते हैं? किसी प्रोग्राम को ग्राफिकल फिगर्स का प्रयोग करके सॉल्व करने के मेथड को फ्लो चार्ट कहते हैं। फ्रेंड्स, हमें फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम में डिफरेंस भी पूछता है, लेकिन अब वैसे नहीं पूछ पाएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, इसलिए मैंने इसकी डिफिनेशन ही रखी है। इसके बाद नेक्स्ट है मशीनी भाषा क्या होती है? मशीनी संकेत कंप्यूटर की आधारभूत भाषा है या केवल 0 और 1-2 अंकों के प्रयोग से निर्मित श्रृंखला में लिखी जाती है। फ्रेंड्स, 0 और 1 का मतलब बाइनरी। जो मशीनी लैंग्वेज होती है ये हमारी सिर्फ बाइनरी के अंकों के प्रयोग से निर्मित श्रृंखला में लिखी जाती है। फ्रेंड्स, नंबर सिस्टम हम लोग ने फर्स्ट सेमेस्टर में FCIT में पढ़ा था, तो उसमें आप लोग को याद होगा, तो आप लोग देख सकते हैं, उसमें से भी 1-2 क्वेश्चन बना के पूछ ही लेते हैं। उसके बाद हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन है। सी एक भाषा है। ऑप्शन है ए स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑप्शन बी प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑप्शन सी फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड ऑप्शन डी ये सभी। तो फ्रेंड्स, जो हमारा सी लैंग्वेज है वो है ये तीनों टाइप की लैंग्वेज है, इसीलिए हमको राइट आंसर हो जाएगा ये हमारा ऑप्शन नंबर डी ये सभी। नेक्स्ट है कंपाइल करते समय प्रोग्राम कंट्रोल हमेशा सबसे पहले कौन से फंक्शन को ढूंढता है? ऑप्शन है मेन फंक्शन, बी #include फंक्शन, सी ए व बी दोनों एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, जो हमारा कंपाइल करते समय प्रोग्राम कंट्रोल होता है वो हमेशा मेन फंक्शन को ढूंढता है, क्योंकि सबसे पहले मेन फंक्शन ही लिखा जाता है और मेन फंक्शन के मेन के बगल ये स्मॉल ब्रैकेट लगाया जाता है, इसी से हमको पता चलता है कि ये मेन फंक्शन है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा आउटपुट को प्रिंट करने में काम आता है। स्कैनएफ, प्रिंटएफ, ए व बी दोनों एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा आउटपुट को प्रिंट करने के लिए यूज होता है वो होता है प्रिंट एफ। प्रोग्रामिंग में हम लोग स्कैन नहीं, प्रिंट करने के लिए हम लोग प्रिंट एफ का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में वह भाषा कौन सी है जिसमें डेवलप प्रोग्राम उसी कंप्यूटर पर एग्जीक्यूट होते हैं जिस पर वह डेवलप हुए हैं? ऑप्शन है हमारे ऑप्शन ए सी लैंग्वेज, ऑप्शन बी जावा लैंग्वेज, ऑप्शन सी असेंबली लैंग्वेज एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर सी असेंबली लैंग्वेज। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलने में कंप्यूटर जिस सॉफ्टवेयर का अनुवादक के रूप में प्रयोग करता है वह क्या कहलाता है? ऑप्शंस हैं ए कंपाइलर, बी असेंबलर, सी इंटरप्रेटर एंड डी ये सभी। तो जो हमारा अनुवादक के रूप में यूज़ होता है ट्रांसलेटर के रूप में वो हमारा असेंबलर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी असेंबलर। इसके बाद नेक्स्ट है वह प्रोग्राम जो कि हम किसी उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में लिखते हैं और उसे कंपाइल अथवा इंटरप्रेटर के द्वारा मशीनी भाषा में अनुवादित करते हैं वह क्या कहलाता है? ऑप्शन ए स्रोत प्रोग्राम, ऑप्शन बी लक्ष्य प्रोग्राम, ऑप्शन सी ए व बी दोनों एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए प्रोग्राम। इसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड हमें एक सिंबल दिया हुआ है और पूछ रहा है यह चिन्ह है। ऑप्शन है ऑफ पेज कनेक्टर, ऑप्शन बी ऑन पेज कनेक्टर, ऑप्शन सी डिसीजन बॉक्स एंड ऑप्शन डी फ्लो लाइंस। तो ये हमारा सिंबल है, इसको हम लोग कहते हैं ऑन पेज कनेक्टर। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सी भाषा में प्रोग्रामिंग को परिभाषित कीजिए। तो इसका आंसर है सी एक शक्तिशाली भाषा है जिसे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर व सिस्टम सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। इसमें सामान्य अंग्रेजी शब्दों के माध्यम से प्रोग्राम बनाए जाते हैं जो कि समझने व बनाने में आसान होते हैं। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा डिफिनेशन सेक्शन से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द डिफिनेशन सेक्शन? इसका आंसर हो जाएगा यहाँ उन यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप को डिफ़ाइन किया जाता है जिन्हें हम हमारी ज़रूरत के अनुसार स्वयं डिफ़ाइन करते हैं।
इसके बाद फ्रेंड्स इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ओपनिंग पैरेंथेसिस जो हमारा मझिला ब्रैकेट होता है वो क्या होता है। तो यहाँ दिया हुआ है, मेन फंक्शन मिलने के बाद प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन इसी मझले कोष्ठक से शुरू होता है, यानी ओपनिंग पैरेंथेसिस ही किसी भी यूज़र डिफाइंड फंक्शन की शुरुआत को रिप्रेजेंट करता है। और फ्रेंड्स मैं ये भी बता दूं कि ये मझला ब्रैकेट फंक्शन के शुरू होने के बाद पहले लगता है और फंक्शन के ख़त्म होने के बाद भी लगता है, तभी वो हमारा फंक्शन पूर्ण माना जाता है। तो फ्रेंड्स ये रहे हमारे आज के कुछ 53 या 54 क्वेश्चंस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग, आई होप आप लोगों ने इसकी नोट्स ज़रूर बना ली होगी वीडियो को पॉज करके। फ्रेंड्स इसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि मल्टीमीडिया एंड एनिमेशंस की टॉप 50 या 54 51 क्वेश्चंस की वीडियो लेकर आऊँ, और उसके बाद मैं अप्लाइड फिजिक्स की भी लाऊँगा। तो आप लोग चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल की बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी नई अपडेट आए तो सबसे पहले वो आपके पास जाए। एंड आई होप फ्रेंड्स यू लाइक माई वीडियोज़। If you like then please give a thumbs up and don't forget to subscribe to my channel. I post new videos every day. Also my all videos link and PDF links in the description box so you can check there. और फ्रेंड्स मैंने सभी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप लोग वहाँ से सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियोस एडिट हुए हैं या फिर ऐड हुए हैं आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। आप लोग को चैनल पे ढूंढना नहीं पड़ेगा। फ्रेंड्स आप लोग वीडियो लाइक करने के साथ अगर आपको नहीं पसंद आया तो आप लोग डिसलाइक भी कर सकते हैं, और आपको अगर और भी सब्जेक्ट्स के वीडियो चाहिए या फिर जिस टॉपिक के वीडियो चाहिए आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम उसी टॉपिक पे वीडियो बनाने की कोशिश है, हम डेफिनेटली उसी टॉपिक पे बनाएंगे वीडियोज़। और आप लोग को अगर कोई भी क्वेश्चन ना समझ में आ रहा हो तो आप लोग क्वेश्चन नंबर याद करके कमेंट में टाइप कर सकते हैं, तो मैं उसका आंसर दूंगा और उसको अच्छे से समझा भी दूंगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। एंड इन इंग्लिश थैंक्स फॉर वॉचिंग।